नेचर ऑफ कोनिक। नेचर ऑफ कोनिक में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में जो होता है उसी में जो है, जैसे मान लिया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो है 7 अननोन है, a h b 1 2 3 4 5 6 अननोन है। 6 अननोन में जो है सभी अननोन की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। जब निकल आएगा तो हमारे पास एक इसमें जो होती है कंडीशन होती है, जिसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू डायगोनल पे ए बी सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, फिर 11 12 13 तो 12 के प्लेस पे h लिखते हैं, यहाँ पे g लिखेंगे, 21 के प्लेस पे h और 31 के प्लेस पे g। ये डिटरमिनेंट होती है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो नेचर ऑफ कोनिक जो है मालूम हो जाएगा। नेचर ऑफ कोनिक में हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई तो 4 केस क्रिएट होगा, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल होगा। इसी को हम लोग अगर जनरलाइज कर लें तो इसकी वैल्यू आती है ए बी सी प्लस 2hg टू fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो fgh इसीलिए लिखा जाता है abc के फॉर्मेट में लाने के लिए, abc 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। चाहे इसको याद रखें चाहे इसको याद रखें, इसको कैलकुलेट करना आसान रहेगा अगर नंबर में है, और अगर जो है नंबर में नहीं है, अल्फ़ाबेट में नहीं है तो ये लिख लेंगे। दोनों याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए ए बी सी डायगोनल पर, यहाँ एफ एफ, यहाँ एच, यहाँ जी। तो पहले जो है हाँ आएगा फिर जी रहेगा। तो अगर हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट 0 आई तो हमारे पास जो है 4 केस होगा। चार केस में हमारे पास जो है जो होगा वो किस तरह से डिस्कस होगा। अगर हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर आ गई और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ए बी के बराबर आ गई और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ये हमारे पास पैराबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैराबोला, जिसका डिटेल में आगे हमें पढ़ना है। पैराबोला जो 4 टाइप के होते हैं या ऑब्लिक एक्सिस वाले होंगे, उनको चारों को पढ़ना है। फिर अगर हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन ए बी हो जाए, ग्रेटर देन ए बी हो जाएगी तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला भी 2 टाइप का पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है हाइपरबोला ही कह रहे हैं। ठीक, आगे जब आएगा तो उसको डिटेल में बताया जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा और कब हाइपरबोला होगा। फिर तीसरा हमारे पास है एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी हो जाए। अगर ए बी से छोटी हो जाएगी तो हमारे पास ये हो जाएगा एलिप्स। और चौथे में अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए
मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 0 या एच इक्वल टू 0 हो जाए और साथ में हमारे पास ए की वैल्यू बी हो जाए तो इसे हम लोग कहेंगे सर्कल। तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हमारे पास जो है a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए अगर हमारे पास एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो एंड ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हमारे पास बताएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका केस अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन सरसरी तौर पे या नॉर्मली हम लोग के पास अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आए, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, तो हमारे पास 4 केस जो है क्रिएट होगा। फिर एच और ए बी ढूंढना पड़ेगा। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर हो गई तो पैराबोला, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी हो गई तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी छोटी हो गई तो एलिप्स, एच स्क्वायर की वैल्यू 0 डेट इज एच की वैल्यू 0 हो जाए और ए और बी आपस में बराबर हो तो सर्कल। फिर हमारे पास एक केस इसी में और होता है, अगर एच स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है हमारे पास जो है ये 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो जाएगी तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर स्ट्रेट लाइन। इसका 2 केस होता है, डिटेल दोनों पढ़ा जाएगा आगे, ठीक। तो हमारे पास जो है अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तो स्ट्रेट लाइन हो गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 0 नहीं हुआ तो 4 केस में जो होता है एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला होगा। कब हाइपरबोला, कब सर्किल, कब एलिप्स, कब पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये केस जो है क्वेश्चन करते करते हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म आता है नेचर ऑफ कोनिक के बाद सेंटर ऑफ कोनिक निकालना है। सेंटर ऑफ कोनिक निकालने के लिए हमारे पास जो है दी गई जनरल इक्वेशन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, वहीं से जो है सेंटर ऑफ कोनिक। तो दिए गए सेकंड डिग्री टर्म जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के नॉर्मल इक्वेशन को पहले हम लोग जो है इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसे मान लेंगे एफ। इस दिए गए इक्वेशन को पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बना लेना। जो इक्वेशन आएगी वो आ जाती है लगभग कितनी, जो भी आए तो यहाँ आ जाएगी 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0। इसी तरह से डेल एफ और डेल वाई इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बनेगी, जिसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकल आएंगे। इसको सॉल्व करने पे हमें जो है x1 y1 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कोनिक मिलेगा। तो ये चीज जो है दूसरा स्टेप है। नेचर ऑफ कोनिक मालूम हो गया, जो कोनिक आएगा उसमें सेंटर ढूंढना पड़ता है। अब सेंटर ढूंढने के लिए सर्किल है तो बड़े इजीली सेंटर निकल जाएगा, हाइपरबोला है
तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एलिप्स है तो उसका भी सेंटर निकल जाएगा, पैराबोला है तो फिर भी नहीं निकलेगा। तो कुछ चीज़ों में सेंटर मिलता है, कुछ चीज़ों में नहीं मिलता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर निकल पाएंगे तो निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे, कहीं कभी हाइपोथेटिकल होता है या नॉट एग्जिस्ट आता है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से उसको हम लोग एज्यूम करके आगे बढ़ जाएंगे। बट वी हैव टू फाइंड आउट सेंटर, देन प्रोसीड दिस मेथड। या यहाँ से इसका जो है कोफैक्टर निकाल के हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम याद नहीं करेंगे। सिंपली यहीं पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। या देखते हैं और आसानी से करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इन्हीं दोनों इक्वेशनों को, इसे x और इसे y के साथ करके, ये x है देखो 2ax मतलब x इंटू वाई प्लस जी, यहाँ पे हो जाएगा कितना x इंटू वाई। तो इनसे दोनों से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, चाहे वहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें। तो अगर हम लोग ये सब ना करना चाहें, इसका जो है ट्रिक देखो, ट्रिक हमारे पास क्या है, जो डिटर्मिनेंट दी गई होती है उस डिटर्मिनेंट में x से मल्टीप्लाई कर दें और y से मल्टीप्लाई कर दें। ये इक्वेशन 1 मान लें, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 मान लें, सॉल्व इट, और x1 y1 यहाँ से मिल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आप सेंटर हो जाएंगे। तो अगर ये याद है तो हमें पार्शियली डिफरेंशिएट भी नहीं करना है, और ये याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए। तो जो है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की पहली रो और दूसरी रो, पहली रो में पहले एलिमेंट के साथ x, दूसरे एलिमेंट के साथ y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 करके इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरी रो में पहले से x से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे में y से मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर इक्वेशन 2 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियस चाहे किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालेंगे। जो x1 y1 होगा सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग को देखना है जनरल इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट टू द गिवन कोनिक। तो एसिम्प्टोट अगर हम लोग देखेंगे, एसिम्प्टोट की इक्वेशन ना देख के पहले हम लोग देख ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सीज। बाकी कुछ चीजें जो है नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट या एक्सीज या डायरेक्ट्रिक्स या जो है लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, ये 4-5 टॉपिक अगले में हम लोग कवर करते हैं।